हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर करी थी थ्योरम 3.1 और उसका प्रूफ भी हमने देखा था। आज भी हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। आज हम कवर करेंगे थ्योरम 3.2, 3 एंड 4। तो आइए देखते हैं थ्योरम 3.2 क्या कहती है। तो देखिए थ्योरम 3.2 जो है वो रिलेटेड है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से। हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है, हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या, वही जो हम अब तक पढ़कर आए हैं कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f और g दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है c पॉइंट पर, तो उनका अलजेब्रा भी डिफरेंशिएबल होगा। हम जानते हैं कि अगर f और g डिफरेंशिएबल है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका डिवाइड, ये सारी चीजें भी क्या होगी, डिफरेंशिएबल होगी x इक्वल टू c पॉइंट पर। यही थ्योरम 3.2 का स्टेटमेंट है। आइए पढ़ते हैं। इफ f एंड g बी टू फंक्शंस, f और g जो है वो दो फंक्शंस है विच आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b। कहाँ डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल a b पर डिफाइंड है। आर डेरिवेबल, क्या कह रहे हैं कि दोनों फंक्शंस क्या है, डेरिवेबल है, मतलब कि डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट c बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a b। c पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन देयर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। मैंने अभी आपको यही कहा कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका अलजेब्रा भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। पर यहाँ हमें क्या देखना है कि इनके हमारे पास फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कोई नए नहीं है। जो फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में 11th और 12th क्लास में पढ़कर आए हैं वही फॉर्मूला है। कौन से फॉर्मूला, डेट इज प्रोडक्ट रूल एंड कोएफिशिएंट रूल। हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं f इंटू जी और उसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। हम लोग यही करते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस करके एक को छोड़ते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। यही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। सिमिलरली हमने क्वोशिएंट रूल भी पढ़ा है और क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसका तो हम क्या करते हैं, नीचे स्क्वायर करते हैं, ऊपर सेकंड फंक्शन एज इट इज होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है। ये दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल है जो हमारे डिफरेंशिएशन में काम आते हैं जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हमें गिवन होता है। अब आपकी बुक में इन तीनों ही पार्ट्स के प्रूफ भी गिवन है, जहां हमने इन तीनों पार्ट्स को प्रूफ किया है और प्रूफ करके बताया है कि अगर f और g दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। पर इनके प्रूफ्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको इनके प्रूफ्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी जहां इनके कंप्लीट प्रूफ आपको मिल जाएंगे। और अगर उन प्रूफ्स को पढ़ने में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं फिर इनके प्रूफ्स आपको करवा दूंगी। ठीक है, अभी हम लोग इनके प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें क्वेश्चंस में काम लेना है और ये रिजल्ट कोई नया नहीं है, ये रिजल्ट हम जानते हैं, बस इसे रिकैप के पर्पज से हमने अभी पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरम 3.3 पढ़ते हैं, देखते हैं उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल रूल फॉर डिफरेंशिएशन, दैट इज थ्योरम 3.3। थ्योरम 3.3 क्या बता रही है हमें, चेन रूल बता रही है। ये जनरल रूल बता रही है डिफरेंशिएशन का। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है किसी भी फंक्शन को तो आप चेन रूल को फॉलो करते हैं और हम सब जानते हैं कि चेन रूल क्या होता है। हम 11th और 12th से इसे भी पढ़ते हुए आए हैं, बट फिर भी हम इसे फिर से रिवाइज करेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये चेन रूल है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है। और वो जो चेन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोग हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए चलते हैं जब तक कि वो पूरा कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं हो जाता, तो वो क्यों करते हैं और वो कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है चेन रूल, इफ f एंड g आर टू फंक्शंस सच दैट। हमारे पास f और g दो फंक्शंस हैं और वो दोनों फंक्शंस इस तरीके से हैं कि पहला पॉइंट कह रहा है कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g का।
अब ये जो पॉइंट है ना, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, इसे अभी हम डिटेल में समझेंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी। एफ कहाँ डेरिवेबल है, सी पॉइंट पर डेरिवेबल है, और जी कहाँ डेरिवेबल है, एफ ऑफ सी पर डेरिवेबल है। यही यहाँ पर हमें बात ध्यान रखनी है कि एफ कहाँ डिफरेंशिएबल है, एक्स इक्वल टू सी पर, और जी कहाँ डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ सी पर, एंड इट इज गिवन बाय दिस। हम ये जानते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन पर दूसरा फंक्शन जब अप्लाई हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f को हम डेरिवेबल कहेंगे x इक्वल टू सी पर। कब कहेंगे, जब ये तीनों कंडीशन पहली बात तो फॉलो होनी चाहिए, और उसका डिफरेंशिएशन, ये जो g ऑफ f कंपोजिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम g को डिफरेंशिएट करते हैं f ऑफ c के रिस्पेक्ट में, फिर f ऑफ c को डिफरेंशिएट करते हैं c के रेस्पेक्ट में। अब ये यहाँ हमें फॉर्मूले से थोड़ा कंफ्यूज करता है और थोड़ा प्रॉब्लम देता है कि क्या लिखा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर जब हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आप खुद अपने आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको सिखाने की जरूरत नहीं होगी कि हमें इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस में आ चुका है। 11-12 से हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस में आ गया है कि हमें किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। बट यहाँ हमारे कोर्स में क्या है, इसका प्रूफ है, तो हम क्या करेंगे, इस चेन रूल को प्रूफ करेंगे, पर उसे प्रूफ करने से पहले हम क्या समझेंगे, तीनों पॉइंट्स को समझेंगे और फिर इसे प्रूफ करेंगे। तो आइए समझते हैं, रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ जी का, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, इस चेन रूल का जो फर्स्ट पॉइंट था, रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए हमारे पास ये फंक्शन एफ है, ठीक है, फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड है इस सेट से इस सेट पर। अब ये कैसे डिफाइंड है कि देखिए यहाँ पर जो सेट है उसमें एलिमेंट्स है x1 x2 x3 एंड xn। अब जब मैं इन एलिमेंट्स में फंक्शन f अप्लाई करूंगी तो मुझे क्या वैल्यूज मिलेगी, f ऑफ x1 f ऑफ x2 एंड सो ऑन f ऑफ xn वैल्यूज मुझे मिलेगी। इसी तरीके से फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन की डेफिनेशन हम जानते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था चैनल का, वहां मैंने आपको सिखाई थी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ x मैप्स विद यूनिक एलिमेंट ऑफ y। जब x का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से मैप हो जाए तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो जब हम इस तरीके से इसे डिफाइन करेंगे और इसके हर एक एलिमेंट को y के यूनिक एलिमेंट से मैप करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अब ये फंक्शन आपको समझ में आ गया कि ये इसकी क्या है, डोमेन होती है। डोमेन मतलब जिन वैल्यूज पर हमें फंक्शन अप्लाई करना है वो उसकी क्या होती है, डोमेन होती है। और कोडोमेन क्या होती है, फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यूज मिली है वो उसकी कोडोमेन है। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो आप जानते हैं रेंज क्या होती है, कि अगर मैंने इन वैल्यूज पर फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे जो जो वैल्यूज इस कोडोमेन में से मिली है वो उसकी रेंज होती है। लेट्स से अगर मैंने x1 पर फंक्शन अप्लाई किया है तो मुझे f ऑफ x1 मिला है, x2 पर अप्लाई करने पे मुझे f ऑफ x2 मिला है। सिमिलरली इन पर कुछ वैल्यूज है जिन पर फंक्शन अप्लाई करने पे मुझे कुछ वैल्यूज मिली है, कुछ ही वैल्यूज मुझे कोडोमेन की ऐसी ऑब्टेन हुई है जहां फंक्शन अप्लाई करने पर मुझे वैल्यू मिली है, तो वो कहाँ आ जाएगी, वो रेंज ऑफ f कहलाएगी। मतलब कि रेंज ऑफ f में किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, रेंज ऑफ f में f ऑफ x टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये फंक्शन क्या है। ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि अगर x1 x2 xn पे लगाते हैं तो f ऑफ x1 x2 xn हमें मिलता है और उसकी रेंज क्या होगी, f ऑफ x टाइप की होगी। अब यहाँ जो हम कह रहे हैं ना कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ g का, इसका मतलब क्या है कि डोमेन ऑफ g में किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे होंगे, f ऑफ x टाइप के एलिमेंट आ रहे होंगे, तभी तो ये रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट होगा इसका। अगर इसमें f ऑफ x टाइप के एलिमेंट्स नहीं होते तो क्या हम ये बात कह सकते थे कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ g का? नहीं, क्योंकि डोमेन ऑफ g में तो सारे f ऑफ x1 f ऑफ x2 एंड सो ऑन f ऑफ xn एलिमेंट्स आ रहे हैं, पर रेंज में हमने देखा कि कुछ ही एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, पर किस टाइप के आएंगे, f ऑफ x टाइप के आएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f जो है वो क्या है, सबसेट है डोमेन ऑफ g का। अब देखिए ये जो f ऑफ x1 f ऑफ x2 टाइप के एलिमेंट्स है, इन पर अगर मैं g फंक्शन अप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या वैल्यूज मिलेगी, g ऑफ f ऑफ x1, g ऑफ f ऑफ x2 एंड सो ऑन g ऑफ f ऑफ x1। इसी को ही तो हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं कि जब एक वैल्यू पर हमने f फंक्शन अप्लाई किया
और उस f फंक्शन पर अगर हम g फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, g ऑफ f, दैट इज कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। और उस कंपोजिट फंक्शन की पहली ये जो प्रॉपर्टी है कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g का, वो हमारे यहाँ काम की। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि f जो है वो c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए और g जो है वो f ऑफ c पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब इन तीनों पॉइंट्स या तीनों कंडीशन के होते हुए हम क्या करेंगे, इस चेन रूल को प्रूफ करेंगे। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। अब देखिए इस चेन रूल को प्रूफ करने के लिए हमारे ये तीनों रिजल्ट जो हमें इसमें गिवन है वही हमारे प्रूफ में हमें हेल्प करेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा था कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ g का, सबसे पहला रिजल्ट ये हमारे काम आएगा। दूसरा f जो है वो डेरिवेबल है c पर, ये हमारे काम का है। और तीसरा g जो है वो डेरिवेबल है f ऑफ c पर। ये तीनों रिजल्ट हमें इस थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो मुझे गिवन है ना कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ g का, जिसे हमने डायग्राम के थ्रू अभी समझा था, उसका मतलब क्या है, अगर ये रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ g का, इसका मतलब डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f जो है वो इक्वल है डोमेन ऑफ f के। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा डोमेन ऑफ f क्या थी, जिसमें एलिमेंट्स आ रहे थे x1 x2 xn टाइप के। अब g ऑफ f क्या है, g ऑफ f एक कंपोजिट फंक्शन है जो कैसे अप्लाई होगा, पहले उस फंक्शन पर f अप्लाई होगा और उसी फंक्शन पर g अप्लाई होगा। इसका मतलब इन दोनों के डोमेन क्या है, सेम है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके प्रूफ में हमें यही लिखना है कि हेयर if range of f is subset of domain of g, then we can say domain of f is equal to domain of composite function g of f, कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमें a पॉइंट इस क्वेश्चन की कंडीशन गिवन थी उसे यूज करके हमने ये कहा कि डोमेन ऑफ f जो है वो इक्वल होगा डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f के। अब हम सेकंड कंडीशन इसके यूज करेंगे जो हमें गिवन है, f इज डेरिवेबल एट c। अगर कोई फंक्शन c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम b पॉइंट से मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि b पॉइंट मुझे क्या गिवन है, f इज डेरिवेबल एट c, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि f डैश c जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा। और f डैश c की वैल्यू किसके इक्वल होगी, f डैश c की वैल्यू इक्वल होगी f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c और इसकी लिमिट x टेंडिंग टू c। ठीक है, इसे ही हम डेरिवेबल कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर f ऑफ c डेरिवेबल है मतलब इसकी वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट से हमने ये लिखा कि f डैश c एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा। सिमिलरली फ्रॉम c पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं, c पॉइंट हमें क्या कह रहा है, g जो डेरिवेबल है f ऑफ c पर डेरिवेबल है। जैसे यहाँ हमारे पास पॉइंट क्या था, c पॉइंट था, अब हमारे पास पॉइंट क्या है, अब हमारे पास पॉइंट है f ऑफ c। हम ये कह रहे हैं कि जो g फंक्शन है ये f ऑफ c पर डेरिवेबल है। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा कि g डैश f ऑफ c जो है वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। जैसे यहाँ पॉइंट क्या था, c था, तो हम क्या लिखते थे, f डैश c लिखते थे। अब हमारा फंक्शन g है और हमारा पॉइंट क्या है, f ऑफ c है, तो यहाँ c की जगह तो हम लोग लिख रहे हैं f ऑफ c और f की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, g लिख रहे हैं। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, लिमिट। यहाँ हम लिखते थे कि x टेंड कर रहा है c पर और यहाँ हम लिखेंगे कि f ऑफ x टेंड कर रहा है f ऑफ c पर। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि f ऑफ x जैसे जैसे f ऑफ c को टेंड करता है तो हम कहेंगे g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ c अपॉन f ऑफ x माइनस f ऑफ c की जो वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट करेगी और क्या होगी, फाइनाइट होगी। अब यहाँ पर जो मैंने इसे g ऑफ x को डिफाइन किया है वो किस तरीके से डिफाइन किया है, आप समझिए। देखिए यहाँ क्या था, फंक्शन f था और पॉइंट क्या था, c था। तो हम लिखते थे लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब यहाँ फंक्शन क्या है, g है और पॉइंट क्या है, पॉइंट है f ऑफ c। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ c g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पर सिर्फ f ऑफ x आता था क्योंकि फंक्शन f था। अब फंक्शन g है तो हम क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ c अपॉन f ऑफ x माइनस f ऑफ c। और हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि g डेरिवेबल है एट f ऑफ c। अब ये जो तीनों रिजल्ट्स हमने यहाँ लिखे हैं, ये वाला रिजल्ट और ये डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f,
इन तीनों रिजल्ट को हम इसके आगे जो प्रूफ करेंगे उसमें काम लेंगे। अब देखिए इस थ्योरम के प्रूफ में हमने क्या किया, अभी तक ये जो तीनों पॉइंट्स हमें गिवन थे इन तीनों की डेफिनेशन को हमने यूज किया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है, इसका डेरिवेटिव मुझे इसके इक्वल बताना है, मुझे g ऑफ f का डेरिवेटिव निकालना है। जिस तरीके से मैंने f पर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अप्लाई करी, g पर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अप्लाई करी, उसी तरीके से मैं g ऑफ f पर भी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अप्लाई कर सकती हूँ। और क्योंकि मुझे इसे इसके इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे इसे कंसीडर करके चलना होगा, इस वजह से मैं इसे कंसीडर करके चली। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c। यहाँ जब फंक्शन f होता था तो यहाँ क्या आ जाता था, f आ जाता था। अब हमारा फंक्शन क्या है, g ऑफ f है, तो यहाँ क्या आ चुका है, g ऑफ f x माइनस g ऑफ f c अपॉन x माइनस सी। मतलब g ऑफ f x पे अप्लाई होगा माइनस g ऑफ f c पर अप्लाई होगा अपॉन x माइनस सी। हम यही लिख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस g ऑफ f को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c g ऑफ fx। g ऑफ fx का मतलब भी तो क्या है, g ऑफ f x ही तो है, तो इस तरीके से हम इसे भी क्या लिख सकते हैं, माइनस g ऑफ f ऑफ c अपॉन x माइनस सी। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्वेश्चन में यहाँ प्रूफ करना है, एक तो मेरे पास f डैश c की वैल्यू आनी चाहिए, एक g डैश f ऑफ c की वैल्यू आनी चाहिए। और ये दोनों रिजल्ट अभी मैंने b और c से प्रूफ किए थे, हमारे पास वहां g डैश f ऑफ c की वैल्यू भी थी और f डैश c की वैल्यू भी थी, और आप जानते हैं वो दोनों वैल्यूज किसके इक्वल थी। तो मुझे कैसे ना कैसे इस फंक्शन को इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है कि मैं डायरेक्टली ये दोनों वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में ऊपर और नीचे f ऑफ x माइनस f ऑफ c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखिए जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, इसे f ऑफ x माइनस f ऑफ c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ c अपॉन f ऑफ x माइनस f ऑफ c इंटू f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। मैंने क्या किया, f ऑफ x माइनस f ऑफ c से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मैं इसे फर्दर कैंसिल करके वही रिजल्ट वापस ऑब्टेन कर सकती हूँ, बट मैंने ऐसा क्यों किया है वो आपको यहाँ से देखकर पता चल सकता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स को सेपरेट करेंगे, और जैसे ही मैं लिमिट्स को सेपरेट करूंगी ये वाली वैल्यू मुझे क्या दे देगी, g डैश f ऑफ c दे देगी, और ये वाली वैल्यू मुझे क्या दे देगी, f डैश c दे देगी। तो यही हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स को सेपरेट करेंगे, और फिर जो हमने फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट से जो कंक्लूजन निकाले थे कि इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, g डैश f ऑफ c के इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, f डैश c के इक्वल होगी। वो दोनों वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स को सेपरेट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू c g ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ c अपॉन f ऑफ x माइनस f ऑफ c इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स को सेपरेट किया है। अब देखिए ये वैल्यू तो मुझे डायरेक्टली f डैश c दे देगी, पर अभी हमने जब g को डेरिवेबल बताया था f ऑफ c पर, तब हमने वहां ये लिखा था कि जैसे जैसे f ऑफ x f ऑफ c को टेंड करता है तो फिर हमने इसकी वैल्यू g डैश f ऑफ c के बराबर बताई थी। बट यहाँ तो x टेंडिंग टू c आ रहा है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, तो इसे चेंज करेंगे एक बहुत अच्छे रिजल्ट से। और वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि क्योंकि हम जानते हैं f डेरिवेबल है c पर, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो क्या होता है, कंटीन्यूअस भी होता है। यही रिजल्ट हम लोग थ्योरम 3.1 में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा, और अगर वो कंटीन्यूअस है तो हेनीज की डेफिनेशन जो है कंटिन्यूटी की, वो हम अप्लाई करके कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन f जो है वो कंटीन्यूअस है c पॉइंट पर, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि fx जो है वो टेंड करेगा f ऑफ c को जैसे जैसे x टेंड करता है c को। अगर जैसे जैसे x c को टेंड करता है, उसके फंक्शनल वैल्यूज की जो वैल्यू है f ऑफ x वो भी टेंड करती है f ऑफ c को, तो हम f को c पॉइंट पर क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब मैं x टेंडिंग टू c की जगह यहाँ क्या पुट कर सकती हूँ, f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ c। और जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिमिट f ऑफ x टेंड टू f ऑफ c पुट करूंगी, और ये पूरी वैल्यू मुझे किसके इक्वल मिल जाएगी, मुझे g डैश f ऑफ c के इक्वल मिल जाएगी, और ये वाली वैल्यू मुझे किसके इक्वल मिल जाएगी, f डैश c के इक्वल
मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर x टेंडिंग टू c की जगह हम पुट करेंगे f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ c, और बस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में मैंने x टेंडिंग टू c की जगह f ऑफ x टेंड टू f ऑफ c पुट किया और ये वैल्यू एज इट इज है, सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी एज इट इज है, तो इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल लिख दी, g डैश f ऑफ c के, और इसकी वैल्यू हमने लिख दी f डैश c के इक्वल। तो हमने इस थ्योरम को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया। अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है कि ये मैंने g डैश f ऑफ c के इक्वल कैसे लिखा, तो ये मैंने वहीं से लिखा है जो सबसे पहला पार्ट हमने इस थ्योरम की जहां से शुरुआत करी थी। हमने सबसे पहले शुरुआत यहीं से करी थी कि हमने ये जो तीनों रिजल्ट हमें गिवन थे ना ABC, इनकी डेफिनेशन हमने अप्लाई करी थी और वही डेफिनेशन से मैंने यहाँ डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को प्रूफ किया है। सो आई होप आपको ये जो थ्योरम 3.33 चेन रूल, इसका प्रूफ, इसका स्टेटमेंट और इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है। फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि छोटा से छोटा डाउट है तो हम कैसे पूछे, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की मेरी पूरी कोशिश करूंगी। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं थ्योरम 3.4 की तरफ। तो आइए जल्दी से समझते हैं थ्योरम 3.4 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखिए अभी तक हमने जो है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, अभी हमने जो है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अब एक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है ये भी हम 11-12 में पढ़कर आए हैं। मैं कह रही हूँ डिफरेंशिएशन हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग 11th और 12th का ही यहाँ यूज करते हैं, बट कुछ थ्योरम्स के प्रूफ हमारे लिए यहाँ नए होते हैं जो हमें वहां प्राइमरी क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो यही हायर मैथमेटिक्स में हमें पढ़ाए जाते हैं। इनके प्रूफ्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो क्वेश्चन में भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो सेम डेफिनेशन हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इनवर्स फंक्शन हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1-1 होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, सबसे पहले तो f डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दूसरा वो 1-1 होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए। देन द इनवर्स फंक्शन g ऑफ f इज आल्सो डिफरेंशिएबल, तो फिर f का इनवर्स फंक्शन g जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, f ऑफ c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, और उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, g डैश f ऑफ c इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश c। जो c पॉइंट पर f का डिफरेंशिएशन है उसका अपॉन अगर हम वैल्यू रख दे तो वो किसकी इक्वल होगा, g डैश f ऑफ c के इक्वल होगा। और ये क्या है, ये इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। देखिए इसके प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें क्योंकि प्रूफ करना है कि 1 अपॉन f डैश c जो है वो इसके इक्वल होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि g डैश f ऑफ c की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन f डैश c के इक्वल होती है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हमें गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कौन सा फंक्शन, f फंक्शन, किस पॉइंट पर, c पॉइंट पर, तो उसकी जो है डेफिनेशन हम लोग अप्लाई करें। हम लोग कौन सी डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हम RHD यूज कर रहे हैं। RHD यही कहता है f डैश c इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ठीक है, ये RHD की डेफिनेशन है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन f डैश c की, तो मैंने इसे इनवर्स कर दिया है और मैंने यहाँ क्या लिखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 h अपॉन f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c। अब मैंने क्या किया है, c को प्लस और माइनस कर दिया है ऊपर न्यूमरेटर में, जिससे कि क्या होगा, फर्दर हम जानते हैं, हमने ये रिजल्ट अभी जो यूज किया है कि कंपोजिट फंक्शन की जो डोमेन होती है और जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ हम लोग क्या, इस c प्लस h को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ c प्लस h, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल मिलने वाली है, c प्लस h के। तो सिमिलरली हमने क्या लिखा है, g ऑफ f ऑफ c प्लस h माइनस g ऑफ f ऑफ c, इसकी जगह हमने ये वैल्यू रखी। और ये वैल्यू हमने क्यों रखी है, क्योंकि ये वैल्यू हम जानते हैं कि ये जो हमने डेफिनेशन अप्लाई करी है ये वैल्यू हमें सीधा सीधा क्या दे देगी, g डैश f ऑफ c दे देगी। पर यहाँ लिमिट जो है वो h टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पर क्या आ रहा है, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c आ रहा है। मतलब हमें लिमिट कहाँ से कहाँ चाहिए होगी, f ऑफ c प्लस h टेंड्स टू f ऑफ c चाहिए होगी। अब ये कहाँ से आएगी, जो पैटर्न अभी हमने यूज किया था लास्ट थ्योरम में, हमने क्या कहा था कि f अगर डिफरेंशिएबल है तो f कंटीन्यूअस भी होगा, कंटीन्यूअस भी है, 1-1 भी है, इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे h टेंड्स टू 0 होगा f ऑफ c प्लस h की वैल्यू किसको टेंड करेगी, f ऑफ c को टेंड करेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि g डैश f ऑफ c भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए हम क्या कंसीडर करके चले थे, 1 अपॉन f डैश c।
ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू, इस वैल्यू को अगर मैं जैसे ही लिमिट यहाँ यूज करूंगी, यहाँ मैं क्या लिमिट पुट करूंगी, जैसे ही मैं ये वाली लिमिट यहाँ पुट करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, लिमिट f of c plus h tends to f of c, g of f of c plus h minus g of f of c अपॉन f of c plus h minus f of c। ये वैल्यू मैंने लिखी है, इस वैल्यू को मैं किसके इक्वल कह सकती हूँ, g डैश f of c के इक्वल कह सकती हूँ। और मैं क्या लेकर चली थी, मैं 1 अपॉन f डैश c लेकर चली थी और मैंने इसे किसके इक्वल बता दिया, g डैश f of c के इक्वल बता दिया। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि g डैश f of c की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन f डैश c के इक्वल होती है। सो आई होप आपको ये तीनों थ्योरम जो आज हमने पढ़ी है वो एकदम क्लियर है। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर एकदम क्लियर है। फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने 3 थ्योरम्स कवर करी, थ्योरम 3.2, 3.3 और 3.4, जहां हमने सीखा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, और प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल भी हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम को प्रूफ करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।